मेरे इस यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और इससे पहले की जो कक्षा हुई थी उस कक्षा में आपने देखा था, उसमें हम लोगों ने बात की थी वायु प्रदूषण की। पर्यावरण और प्रदूषण चल रहा है, जो कि जीआईसी में जो सामान्य अध्ययन है, जो 40 प्रश्न पूछे जाने हैं उसके लिए यह वीडियो है, और यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यह वीडियो है। तो इसमें दोनों के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन सब चीज़ें दी गई हैं, जो कॉमन टॉपिक है, अभी उसी की बात चल रही है। तो यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता में सामान्य अध्ययन के लिए है। इसी क्रम में हम लोग जो बात कर रहे थे, अभी पिछली कक्षा में वायु प्रदूषण की बात की गई। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी वीडियो देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, लिखाई जाती हैं, उन्हें आप लिखते हुए चलें। साथ ही आप ये भी ध्यान दें कि अगर आप नए हैं तो वीडियो जब भी पब्लिक किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो वहाँ पर बनी हुई है, बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे ये है कि कभी भी जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल प्रदूषण, पिछली कक्षा में वायु प्रदूषण बात हुई थी, यहाँ पर जल प्रदूषण की बात करेंगे। जल प्रदूषण होता क्या है? सबसे पहले साधारण भाषा में जल प्रदूषण की भाषा जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, विभिन्न स्रोतों और भंडारों के जल के भौतिक, रासायनिक और जीवीय विशेषताओं में प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं एवं कारणों से उस सीमा तक अवनयन एवं गिरावट को जल प्रदूषण कहते हैं कि इस तरह प्रदूषित जल मनुष्य समुदाय, जंतु और पादप समुदाय के लिए अनुपयुक्त तथा हानिकारक होता है। कौन सा जल है जिसमें प्रदूषण होता है? भूमिगत जल में प्रदूषक तत्व कौन से होते हैं? सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि भूमिगत जल में प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कॉपी पेन आपके पास है तभी आप बैठें, क्योंकि कॉपी पेन नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो लिख लें, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं। लिखिए, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं। जहां पर कोयला उद्योग लगे होते हैं, कोयला उद्योग में जो संलग्न लोग होते हैं, उससे जो राख निकलती है पानी में मिल जाती है, साथ हवा में भी उड़ती रहती है, उससे वहाँ के लोगों में न्यूमानोकॉसिस रोग हो जाता है। न्यूमानोकॉसिस रोग हो जाता है। अभी आप लोगों को पता होगा, यही जो आप लोग अगर लखनऊ के आसपास के होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि उन्नाव में एक गांव है। उस गांव में पानी का बहुत ज़्यादा प्रदूषण बताया गया, उस पर जांच भी हुई और पाया गया कि वहाँ के जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। तो ये भी प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कई ऐसे गांव हैं जहाँ का जल प्राकृतिक रूप से वहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता है वहाँ के जल में। तो ध्यान रखना, उन्नाव जिला लखनऊ के पास का है, उन्नाव जिला। वहाँ के कई गांवों में जो पानी है उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा देखी गई है। अभी मैंने आपको बताया ही कि भूमिगत जल में प्रमुख प्रदूषक तत्व दो होते हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो यहाँ उन्नाव में आर्सेनिक नहीं बल्कि फ्लोराइड है, और फ्लोराइड से आप तो जानते हैं फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। एक बहुत ही साधारण चीज आपको बताएं, जो प्रदूषण फैलाया जाता है, जो प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण फैलाए जाने के कारण इस पर एक टैक्स भी लगाया जाता है। क्या आपने कभी पढ़ा है कि प्रदूषण फैलाए जाने पर टैक्स लगाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, प्रदूषण फैलाए जाने पर भी एक टैक्स लगता है, जिसे कहा जाता है पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन कर। तो आप लिख लें, पिगोवियन टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात जल प्रदूषण की हो गई, उसके बारे में संक्षेप हो गया। अब जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? अगर हम स्रोतों की बात करें तो जल प्रदूषण किससे होता है? तो प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर अगर हम देखते हैं
तो सबसे पहले औद्योगिक प्रदूषण होंगे। औद्योगिक अपशिष्ट या उद्योग से निकलने वाला रासायनिक प्रदूषक है, जिससे क्लोराइड है, सल्फाइड कार्बोनेट है, अमोनिकल नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स हैं, या फिर भारी तत्वों में जैसे औद्योगिक से निकलने वाला पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे रेडियो एक्टिव अपशिष्ट भी निकलते हैं। ऐसे कृषि जन्य प्रदूषक की बात करें तो देखेंगे जैसे उर्वरक है, बहुत सारे कवकनाशी का उपयोग करते हैं आप, बहुत सारे हर्बिसाइड्स का उपयोग करते हैं, शाकनाशी का उपयोग करते हैं, वो भी एक तरीके से प्रदूषक का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था 2,4-D, याद होगा पिछली कक्षा में मैंने आपको पूरा विस्तृत बताया था। इसके अलावा DDT की बात मैंने की थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। अब इसके बाद में अगर नगरीय प्रदूषक की हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर नगरीय प्रदूषक में भी बहुत सारे नगर से निकलने वाला जो सीवेज है, जो नगर से निकलने वाला कचरा है, वो सारी चीज़ें भी प्रदूषण का काम करती हैं। प्राकृतिक प्रदूषण की अगर बात करें तो ज्वालामुखी है, या ज्वालामुखी से निकलने वाला जो राख है, धूल है जो उससे हो, या इसके अलावा बहुत सारे अपरदन होते हैं, भूस्खलन होता है, इनसे भी प्रदूषण होता है। भौतिक प्रदूषक की अगर बात करें तो भौतिक प्रदूषक में आप देखेंगे कि इसमें भी लगभग प्राकृतिक जो प्रदूषक हैं वही भौतिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक प्रदूषकों में आप देखेंगे तो जो कृषि से निकलने वाले हैं, जहाँ पर हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, औद्योग से निकलने वाले जो रसायन हैं, वो सब रासायनिक प्रदूषक के तहत आते हैं। अब यहाँ पर जल प्रदूषण की प्रकृति की बात करते हैं। नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए, वर्षा का जल, जो वर्षा का जल होता है, जल भी वो पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है। क्यों शुद्ध नहीं होता है? इससे पहले आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी एक एसिड रेन की। जो औद्योगिक या इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर देखिए आप एसिड रेन हो जाता है। अक्सर बीच बीच में आप देखेंगे तो एसिड रेन होता रहता है। ये एसिड रेन क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल जो एरिया हैं वहाँ से निकलने वाले जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, उनसे नाइट्रिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और वर्षा के साथ नीचे आता है, उसे कहते हैं एसिड रेन। तो वहाँ पर भी जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध नहीं होता है। कहीं का वातावरण हो, किसी भी वातावरण में हम देखें तो वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रहती है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण BOD और COD DO pH मान के आधार पर किया जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में BOD क्या है। भाई जाहिर सी बात है, जिनका संबंध इससे नहीं रहा है वो नहीं जान पाएंगे। देखिए, BOD आपको बता दें, BOD कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले BOD समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। आप BOD का पूरा नाम लिख सकते हैं। BOD का पूरा नाम साधारण परीक्षाओं में पूछा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसके बाद में COD की अगर बात करें तो COD क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DO क्या है? DO की बात करें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सामान्यतः जो नदी होता है, नदियों में BOD 10 ml प्रति लीटर होना चाहिए और COD 20 ml प्रति लीटर। COD और COD VOD से हमेशा अधिक होता है। इसे एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ है और इस पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो COD होता है
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हमेशा अधिक होता है। अभी आपने देखा कि अगर हम सामान्यतः नदियों में देखें तो COD कितना है 20 ml प्रति लीटर, जबकि BOD कितना है तो 10 ml प्रति लीटर। तो कहीं का भी देखें, किसी भी जल में देखें, हमेशा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD से अधिक होता है। DO सामान्य जल में 8 ml प्रति लीटर होना चाहिए। डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो सामान्य जल में 8 ml प्रति लीटर होना चाहिए, जबकि जो पेयजल है जिसे आप पीते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो 5 ml प्रति लीटर होनी चाहिए, जो आप जल का इस्तेमाल करते हैं, जो पेयजल है जिसे आप पीते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेयजल में DO कितना होता है, और जो स्नान आप करते हैं इसको सही कर लीजिएगा। स्नान करने वाले जल में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर उस पानी से नहाना आपके लिए नुकसानदेह है। स्नान के जल में कम से कम 4 ml प्रति लीटर DO होना चाहिए, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये जरूर पूछी जाती है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। अब आइए जल प्रदूषण का वर्गीकरण करते हैं। देखते हैं कि किस आधार पर जल प्रदूषण का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले जल भंडारण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जल भंडारण के आधार पर धरातलीय जल प्रदूषण होगा, झील जल प्रदूषण होगा, समुद्री जल प्रदूषण होगा, भूमिगत जल प्रदूषण होगा। स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो घरेलू अपशिष्ट से जल प्रदूषण, सीवेज से जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण, कृषि अपशिष्ट से जल प्रदूषण और तेल अधिप्लाव से जल प्रदूषण होता है। अब इनमें से अगर थोड़ी बहुत हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे धरातलीय जल प्रदूषण। अगर धरातलीय जल प्रदूषण की बात करें तो खैर इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर विस्तृत में करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो समझानी हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बताते आपको चलना है, उस पर आपको ध्यान रखना है। धरातलीय जल प्रदूषण की अगर बात करें तो जो प्रवाही जल है, जो नदी है, प्रवाही जल मतलब नदी, झील, तालाब के जल को धरातलीय जल के रूप में जाना जाता है। और यही जल आप देखेंगे कि बिंदु स्रोत प्रदूषण का काम करता है, अबिंदु स्रोत प्रदूषण का काम करता है, जमीन में सोखता जाता है, नीचे तक बैठता जाता है, और यही हमारा धरातलीय जल प्रदूषण है। इस धरातल पर इस बहते हुए पानी में जो भी चीज़ें मिलती जाती हैं और उनसे जो प्रदूषण होता है, कहा जाता है नदियों का प्रदूषण, वो धरातलीय जल प्रदूषण के तहत आएगा। यानी जो तालाब हैं उस तालाब में अगर प्रदूषण है तो कहा जाएगा धरातलीय जल प्रदूषण है। झील की बात करें, लेक की बात करें तो लेक दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय। और दोनों तरीके से आप देखेंगे कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीके से ही प्रदूषण भी होता है झील में। प्रदूषकों के निरंतर प्रवेश से सभी प्रकार की झीलों का जल प्रदूषित हो जाता है। इसके जल की सांद्रता कंसंट्रेशन जो होती है, सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है, और जब सांद्रता अधिक हो जाती है तब इसे किलिंग फैक्टर की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है? किलिंग फैक्टर। और मनुष्य अगर इसके जल का प्रयोग करता है तो उसे फेफड़े का कैंसर होने का डर रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील का नाम आपने सुना होगा। अब यहीं पर देखिए जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इससे कहीं ना कहीं प्रश्न का ताल्लुक है, प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जब बात झील की कर रहे हैं, सुपीरियर झील पूछ लिया जाएगा आपसे, सुपीरियर झील कहाँ पर है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान है, भूगोल की बातें भी हैं, वो भी पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान देना है।
तो सुपीरियर झील कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है और सुपीरियर झील का जल एस्बेस्टस के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। किसके कारण, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की झील सुपीरियर किस कारण से प्रदूषित हो गई, क्या ऐसा उसमें तत्व है, तो ध्यान रखना एस्बेस्टस, और जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जब अभी हम बात कर रहे थे धरातलीय जल की, वहां भी मैंने बताया कि इससे भी फेफड़े का जो कैंसर होता है वो सारे रोग होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं समुद्री जल की। समुद्री जल या सागरीय जल, देखिए जापान के तट की अगर हम बात करें तो जापान के तट के पास मिनीमाता खाड़ी आपने सुना होगा। प्रश्न पूछा था मिनीमाता खाड़ी कहाँ पर है, जापान के तट पर है। उस मिनीमाता खाड़ी में पारा युक्त अपशिष्ट की अधिकता से वहां पर पारा विषाक्तता से लोगों में मिनीमाता रोग होता है, और उसी मिनीमाता खाड़ी के नाम पर भी रखा गया है मिनीमाता रोग। बहुत सारे लोग रट लिए होंगे, साइंस में जानते होंगे कि पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग, तुरंत पूछेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछ लीजिए कि मिनीमाता खाड़ी कहाँ पर है, तो शायद उन्हें ना पता हो, किस कारण नाम रखा गया था शायद उनको ना पता हो। देखिए सारी चीजें अगर आप जानते रहेंगे, एक दूसरे से जोड़ कर रखेंगे, तो चीजें आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगी। जापान के तट पर जो मिनीमाता खाड़ी है, उस मिनीमाता खाड़ी में मिनीमाता नगर वहीं पर है। मिनीमाता नगर से आप देखेंगे वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है। जो अपशिष्ट है, जो कचरे हैं, उस मिनीमाता खाड़ी में जाता है। जब मिनीमाता खाड़ी में वहां जाता है तो उससे क्या है कि उस अपशिष्ट में पारा की अधिकता है। उसी पारा के अधिकता के कारण मिनीमाता नगर के निवासियों की मृत्यु हो गई, और तभी से वहां पर नाम रखा गया मिनीमाता डिजीज, मिनीमाता रोग। अब तो आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा जापान छोड़िए, अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, समुद्री जल प्रदूषण की जब बात होती है, हम अगर अपने भारत की बात करें तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के पास औद्योगिक विषाक्त जो अपशिष्ट हैं, उनका जो डंपिंग वहां किया जाता है, उसके कारण अनेक वहां के लोग मरे हैं, अनेक कोरल मर गए हैं, लोग नहीं मरे हैं सॉरी, वहां की जो कोरल रीफ हैं, कोरल रीफ मैंने आपको बताया था, कोरल रीफ की बात मैंने आप लोगों से की थी, कोरल भित्ति की बात मैंने की थी आपसे। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। तो कोरल रीफ आप देखेंगे जो बनती है, कोरल जो भित्ति बनती है, एक दीवार जो बन जाती है, एक तरीके से एक टीले के समान रचना बन जाती है। तो बहुत सारे जब वहां डंपिंग किया गया अंडमान निकोबार में औद्योगिक अपशिष्ट का, तो बहुत सारे वहां पर कोरल मर गए। ऐसे हम बात करते हैं भूमिगत जल की। जल जब विभिन्न माध्यमों से रिसकर पृथ्वी के ऊपरी सतह है उससे रिसकर नीचे जाता है, तो उसे भूमिगत जल कहा जाता है। कुछ स्वच्छ जल का लगभग 30% भूमिगत जल के रूप में होता है। और जब कृषि क्षेत्र में जो कीटनाशी का हम प्रयोग करते हैं, रोगनाशी का प्रयोग करते हैं, शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, या औद्योगिक कचरा है, सीवर के गंदे जल हैं, नदी झील तालाब के जल हैं, ये सब प्रवाहित होते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा भूमिगत जल है वो प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें, दक्षिणी भारत में देखें, आंध्र प्रदेश के आसपास, तो उधर कुएं झीलें ज़्यादा हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर पाटन चेरू औद्योगिक नगर है। उस पाटन चेरू औद्योगिक नगर से अनेक रासायनिक प्रदूषक रिसकर भूमिगत जल में चले गए, जिससे जो निकट के जो कुएं हैं उन कुओं का जल विषाक्त हो गया। तो भूमिगत जल भी इस तरीके से प्रदूषित हो जाता है। अब यहां पर
थोड़ी सी चीज़ें आपको अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? जब यहाँ पर इन सारे जल की बात होती है, धरातलीय जल, झील जल, समुद्री जल, भूमिगत जल, तो गंगा प्राधिकरण की भी बात होगी। इसको जरूर लिख लीजिए कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया। लिख लें, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया। दूसरा चीज लिख लीजिए, गंगा के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि भूमिगत जल की अगर बात करें तो मुख्य प्रदूषक के रूप में आर्सेनिक और फ्लोराइड होते हैं। गंगा तट की बात करें तो वहां पर आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। तो यहां पर आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है। बिहार राज्य में अगर बात करें तो आधे से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर भूमिगत जल में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा अधिक पाई गई है। आपने एक नाम सुना होगा, ब्लैकफुट बीमारी। ब्लैकफुट बीमारी किसके कारण होती है? तो इसी आर्सेनिक की अधिकता से होती है। आप लिखना चाहें आप लिख लें, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि ब्लैकफुट नामक बीमारी किस कारण से होती है? तो जल में आर्सेनिक की अधिकता से। लिख लीजिए, या आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं जो गांव से हैं वो जरूर जानते होंगे, जलकुंभी का नाम आपने जरूर सुना होगा। जलकुंभी का नाम आपने जरूर सुना होगा। और अगर सुना होगा तो एक चीज, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जलकुंभी देखे भी होंगे, पास में जाकर उठाए भी होंगे। जो उठाए होंगे उनसे मेरा एक सवाल है, जब जलकुंभी को जल से आप उठाते हैं तो उसके नीचे जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, आप खुद देखें कि उन जड़ों में कितने छोटे छोटे कचड़े फंसे होते हैं। भले ही वो फ्लोटिंग है, वो जल पर तैरता रहता है, लेकिन तैरते होने के बावजूद उसकी जो जड़ें होती हैं उस जड़ों में बहुत सारे कचड़े चिपके होते हैं, क्योंकि जलकुंभी जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। जल में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करता है, उनका अवशोषक के रूप में जलकुंभी जाना जाता है। तो यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा जलकुंभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे, पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की, अच्छा यहां पर अभी ये छूट गया, घरेलू अपशिष्ट से जल प्रदूषण। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें खैर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ना ही कुछ लिखने लायक है, ना ही कुछ समझने लायक है। सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर देखते हैं स्रोत के आधार पर, तो जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं उससे भी जल प्रदूषण होता है, सीवेज से जल प्रदूषण होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से भी होता है। अभी ये चीज़ें धरातलीय जल प्रदूषण, झील जल प्रदूषण, समुद्री जल प्रदूषण और भूमिगत जल प्रदूषण में मैंने आपको अभी समझाया ही है, तो वहाँ पर खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.05 ml प्रति लीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम है तो भी आपके लिए नुकसान है, क्योंकि कुछ मिनरल्स नहीं मिलेगा आपको, और इससे अधिक है तो भी नुकसान करेगा। तो पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? इससे अधिक नहीं होनी, अच्छा अधिकतम मैंने लिख दिया है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे कम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। जल में इसकी अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। यह देखिए मैंने उल्लेख भी किया, अभी मैं समझा भी रहा था आपको।
जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जलकुंभी को जाना जाता है, ये भी मैंने अभी आपको समझाया। पेयजल में 20 ppm तक नाइट्रेट आयन की मात्रा हानिकारक होती है। इससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। पेयजल में अगर कैडमियम है तो कैडमियम से इटाई रोग होगा। पेयजल में अगर फ्लोराइड की अधिकता है तो फ्लोरोसिस नामक रोग होगा। सीसायुक्त जल में एनीमिया होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में कमजोरी होगी, मसूड़ों में नीलापन आएगा अगर जल में सीसे की अधिकता है तो। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच मान जो पेयजल का है वो 7 से 8.5 तक होता है। 1974 ईस्वी में सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित करके जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल किया था, जिसे 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन अभी मैंने आपको बताया 1985 ईस्वी में किया गया था, जिसे 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। जल में कार्बनिक यौगिकों का जो मापन होता है वो किससे किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से किसका मापन किया जाता है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो जल में कार्बनिक यौगिकों का। नमामि गंगे परियोजना का प्रथम चरण 7 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुआ था। केंद्र सरकार ने इसे 13 मई 2015 को मंजूरी दे दी थी। प्रदूषण पर लगाया जाने वाला कर भी मैंने अभी आपको बताया, पिगोवियन कर कहलाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में फॉस्फेट की अधिकता होती है। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कठोर जल को मृदु जल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट। कपड़ा उद्योग में संलग्न जो लोग होते हैं, जो कपड़ा उद्योग में लगे होते हैं, जैसे आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, आप सूरत में देख लीजिए, गुजरात आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, कई ऐसे जगह हैं, मुंबई के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कपड़ा उद्योग होता है। उस कपड़ा उद्योग में आप बनारस में देख लीजिए, जो कपड़ा उद्योग में संलग्न लोग हैं उनमें विसिनोसिस नामक रोग होता है। उससे जो धूल उड़ती है वो धूल सांस के माध्यम से अंदर जाती है और विसिनोसिस नामक रोग हो जाता है। जो कोयला उद्योग में संलग्न लोग हैं उनमें न्यूमानोकॉसिस रोग होता है। ये अभी मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी अमलाखेड़ी है जो कि गुजरात में है। बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा कितनी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक चीज है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, तो 60%। ये नहीं पूछेगा कितनी होती है, 60% ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आपसे यह पूछा जाता है कि बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। भाई प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं साथ में। भारत में तो यहां पर आपने देखा कि जो बायोगैस है उस बायोगैस में किसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो मीथेन गैस की। मीथेन गैस किससे निकलता है, पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया था मीथेन गैस के 4 स्रोत हैं। पहला धान का खेत, दूसरा दलदली भूमि, तीसरा जुगाली करने वाले जानवर, चौथा दीमक की बीम। दीमक जो अपना मकान जो घर बनाकर रहते हैं, बीम बना कर रहती हैं, जंगलों में देखें तो लगभग 1 फीट 1.5 फीट, कहीं कहीं 2-2 4-4 फीट 5 फीट तक ऊंचाई तक बना लेती हैं बीम, किसी पेड़ के सहारे या फिर ऐसे बना लेती हैं। उस बीम से भी मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस के जो स्रोत हैं ये खूब पूछे जाते हैं। लाइटर जो होते हैं, जो लाइटर का इस्तेमाल करते हैं आप, उसमें भी आप देखें मीथेन गैस भर दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात हम लोगों ने की जल प्रदूषण की। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे मृदा प्रदूषण की। अल्टरनेट कक्षाएं हो रही हैं, एक दिन हिंदी साहित्य का हो रहा है, दूसरे दिन आपका प्रथम प्रश्न पत्र का हो रहा है।
जो हिंदी साहित्य वाले लोग हैं हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं, वो हमारा दूसरा चैनल है कंपटीशन एकेडमी के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 फरवरी से नया बैच हमारे यहाँ चलने जा रहा है कल से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे परसों मृदा प्रदूषण टॉपिक के साथ।